जब हमारा कोई अपना बीमार पड़ता है तब हम हॉस्पिटल में वो सारी मुमकिन कोशिशें करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो डॉक्टर्स के एफर्ट्स हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ के एफर्ट्स। कई केसेस में ये देखने को मिला है कि जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, चाहे वो पोस्ट सर्जिकल हो, चाहे वो बेड रिडन पेशेंट हो, चाहे पैरालिसिस वाले पेशेंट हो, चाहे वो एक्सीडेंटल पेशेंट हो, इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन के। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए आ रहे हैं अरेना नर्सिंग होम केयर। ये पिछले 14 सालों से इस फील्ड से जुड़े हैं। इन्होंने कई पेशेंट्स को सपोर्ट किया है, चाहे वो बेड रिडन हो या पोस्ट सर्जिकल पेशेंट हो या ऐसे पेशेंट्स जो अपना खुद केयर नहीं कर सकते। इनके पास में एक परफेक्ट टीम है और ये वादा करते हैं एक परफेक्ट सर्विस। इनके पास में वो सारी मुमकिन सर्विसेज हैं जो एक परफेक्ट होम केयर सर्विस बनाती है। इनका जो फॉर्मेट है वो बिलोंग करता है यूरो फॉर्मेट से, जो कि वहाँ की टेक्निक्स है, जो स्टाइल टेक्निक्स होती है, जो पेशेंट केयरिंग सर्विसेज होती है। इसे निगलेक्ट ना करें और उन्हें चुने जो आपके लिए परफेक्ट है या आपके पेशेंट के लिए सही है। मैं पर्सनली भरोसा करता हूँ अरेना होम नर्सिंग केयर। ये जुल्म के खिलाफ ये हक की जंग है। तो हमारा मोटिव ये है कि हक के आड़ में जो आएगा। काफ़ी हमारे जानने वाले लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नर्वस है, निराश है कि उनके पास में उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे हम डोबी को लेते हैं। तो क्या गवर्नमेंट चाहती है उनसे, या अगर उनको हटाती है तो कुछ और सब्सिट्यूट है उसके लिए? एक्चुअली ये जो मुझे और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ कि पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो मेरी तो दाढ़ी के आड़ में कोई आ नहीं सकता भाई। ये तो मेरी कब्र का सौदा है, ये कब्र तक रहेंगे इंशाल्लाह। और आपका लाइफ स्टाइल और खाना पीना सब एक आम इंसान की तरह या कुछ अलग है? नहीं, सब आम है, आम का जाम है। आज तक पॉलिटिक्स में चारा ने भी नहीं कमाया आज तक। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर शहजाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस शो द मिशन सेहत में। ये शो नहीं, एक मिशन है। हम बात करते हैं सच की और ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की। यही इंसानियत की एक मिसाल पैदा की है हमारे भाई वसीम खान उर्फ वसीम लाला ने। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हो? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका स्वागत है हमारी ऑडियंस की तरफ से, बहुत पूरे शुक्रिया। नागपुर की तरफ से। बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद देता हूँ बहुत जो आप हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे, शुक्रिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मुबारक। मच, थैंक यू सो मच। तो वसीम भाई, कैसी रही आपकी ये जर्नी? मैं मेरा कॉलेज लाइफ स्कूलिंग तो मेरा 2006 में मैं 10th कंप्लीट किया और फिर इस्लाम कॉलेज से मैंने 11th-12th किया। 2009 से मैंने ग्रेजुएशन त्रिपुरा कॉलेज से किया BBA में। फिर MBA मेरा रायसोनी 2012-14 बैच में हुआ। उसके बाद मैंने बिजनेस किया। बिजनेस के लिए मैं छत्तीसगढ़ रहा, रायपुर। फिर वहाँ से रिटर्न जब मैं आया और यहाँ मैं बिजनेस का सेटअप कर रहा था तो उस दौरान नोटबंदी हुई तो मेरा जो मैं जाने वाला था गुजरात, सूरत कुछ परचेसिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, वो मेरा रुक गया। और उस बीच 2017 फेब में इलेक्शंस आने वाले थे तो उसकी धूम शुरू हो गई थी। तो मुझे एक ऐसा ऑफर हुआ और उस टाइम पे मैं 19 प्रभाग से मैंने इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शंस में मैं पहले से थोड़ा सा सोशल वर्क में था, लेकिन मैं कभी मीडिया में कभी नहीं आया था, लेकिन सोशल वर्क में था। मैं कॉलेज टाइम में भी हर चीज़ में पार्टिसिपेशन रहता था, तो एक मेरे अंदर था। तो 17 में भी तब मैंने इलेक्शन लड़ा, उस दौरान भी मैंने 2500 समथिंग वोट्स लिया। और जब मैं इलेक्शन लड़ी लिया, सोशल वर्क मेरे अंदर ही था, तो मैंने उसको और जोर दिया और मैंने कांग्रेस कमेटी ज्वाइन किया 17 की एंडिंग में ही। दिसंबर समथिंग था 17 का। मैंने आमदार विकास ठाकरे साहब के नेतृत्व में ज्वाइन किया और उनसे अभी तक मैं जुड़ा हुआ रहा। फिर 18 में मैंने यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस लड़ा, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस था, लेकिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया था यूथ कांग्रेस का। फिर वो पोस्ट पे रहकर मैंने काम करते रहा कंटिन्यू। फिर 2021 में फिर मैंने यूथ कांग्रेस इलेक्शन एक और बार लड़ा। हाँ, जिसका तो बहुत हमारा बहुत रहा कि मैं सेकंड पे रहा। फिर मैंने उसमें कोर्ट केस किया, कोर्ट से फिर ऑर्डर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर 2022 में मुझे एज अ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट नागपुर सिटी का ऑफर हुआ। उस पर डॉक्टर वजाद मिर्जा, इमरान प्रतापगढ़ी जी ने मुझे वो पोस्ट से नवाजा। फिर उस पर मैंने 3 इयर्स पूरा वर्क किया। उसी की बुनियाद पे काम होते रहे। हर फील्ड में मैंने काम किया, वो मेडिकल फील्ड रहे या यूनिवर्सिटी बच्चों के मुद्दे रहे या कोई भी फील्ड रहे। घर के ऐसे काम रहे जो लड़कियां नहीं बता पाती है और मेरे माध्यम से ही मैंने उसमें कंप्लेन किया। डाउरी मैटर रहे,
हर फील्ड में अल्लाह ने मेरे से वर्क लिया, मैंने काम करते रहा। फिर अभी इलेक्शंस में ऐसा एनएमसी के इलेक्शन आए, तो उसमें फिर मेरे जितने भी नेता थे उन लोगों ने मेरा काम दिए, अल्लाह के हुक्म से मुझे टिकट मिली। और मेरे प्रभाग 8 के जितने भी लोग थे वो निस्वार्थ होकर मेरे साथ जुड़े बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो मुझ पर खड़े रहे बहुत आप सब विश्वास जताया। वो बच्चे रहे, बुजुर्ग रहे, महिलाएं सभी, रहे, हर सब लोगों ने कम्युनिटी आपसे प्यार करती है। मुझ पे बहुत विश्वास जताया और मैंने भी पूरा उनको खरा उतरने का वादा किया। और अल्लाह ताला मुझे उस वादे पे खरा उतारे, मैं यही दुआ करता हूँ और मैं उस पर अब काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, और आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं तभी आप यहाँ पे खड़े हो, या आप इस बहुत अच्छा सक्सेस मतलब आपका अल्हम्दुलिल्लाह। जर्नी रही है। वसीम भाई, जनरली हम ये देखते हैं कि आप हर मैटर में इन्वॉल्व होते हो, चाहे वो किसी के घर का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो ब्रिज का हो, या किसी की बीमारी का हो। वसीम एक पॉलिटिशियन या वसीम एक इंसान नहीं, मैं जानता हूँ उन्हें एक इंसानियत के नाते, या उन्होंने एक मिसाल पैदा की है। तो ये जज्बा कहाँ से आया और क्यों आया? मतलब क्या एक इंस्पिरेशन आपको था कि आप ये सब करने पे मजबूर हो गए? नहीं, बस मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है। अब वो क्योंकि कुछ चीज़ें कैमरे पे आ जाती है क्योंकि हाँ, एज अ पॉलिटिशियन कुछ चीज़ें रील पे आती है, लेकिन बहुत सी ऐसी हिडन जो चीज़ें चीजें नहीं दिखती है, लोग नहीं एक्सपोज दिखती नहीं हो है। पाते जैसे हैं। रात में 2 दिन पहले रात में 4 बजे 3 बजे मुझे 2 जन लेने आए। हम्म। ताजबाग से आते आते ई रिक्शा पलट गया जिसमें उनकी वाइफ की डेथ हो गई और ओके। उनका एक पूरा लेफ्ट के पैर पूरा कट हो गया था। हम्म। अब वो चीज़ मैं कैमरे में नहीं ला नहीं ला सकता सकते ना। हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो नहीं ला सकता और मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कैमरे में आ जाती है हम्म। और आई भी तो अगर मेरे वजह से एक को भी इंस्पिरेशन मिल गया या वो तो मोटिवेट हो गया वो फील्ड को लेकर क्या मैं करना वो आपका चाहता हूँ, अचीवमेंट रहेगा। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत कुछ है। और अल्लाह के हुक्म से काम हो रहे हैं, मैं जरिया बन रहा हूँ, इसमें अल्लाह की मदद रहती है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मुझे काम करना पसंद है। एक इंसानियत, इस्लाम सिखाता है पहले ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी है बाद में सब। है ना, एक अच्छा इंसान बनो उसके बाद एक अच्छा मुसलमान बनो। बेशक। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा मेरे साइड से। मुझे ना पॉलिटिक्स पसंद है, ना मुझे पॉलिटिशियन पसंद है। हम्म, ठीक है, मुझे 2 या 3 पॉलिटिशियन है जो मुझे पसंद है, जिसमें से एक आप हो। बहुत शुक्रिया। क्यों? क्योंकि आपका जो काम है वो सच्चाई के लिए है, वो हमदर्दी के लिए, वो इंसानियत के लिए। उसमें कोई आपकी चापलूसी या कोई अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूअल पॉलिसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारे साजिद पठान है, अकोला के एमएलए साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको हमारे नेबर भी है और मैं उनको बचपन से जानता हूँ, हम्म, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे काम में आते हैं। और ऐसे 2-4 लोग हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। सो आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी अच्छी फैमिली से रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो एक नामचीन जिसको हम बोलेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है ग्राउंड पे उतरने की, ये तो मैं जानता हूँ, और आपको मैं तब से देख रहा हूँ, शायद आपको तब दाढ़ी भी नहीं थी। तो फिर भी आप ग्राउंड लेवल पे उतरते हो, और यही शायद आपका डेडिकेशन, यही चीज़ें हम लोगों को पसंद आई और आज आप सबके दिल में बसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सेकंड चीज़ जो मुझे और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, कि पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन ये बहुत कम देखने को मिलता है। आप पढ़े लिखे हो, आप लॉ को जानते हो। और एक्चुअली जो फील्ड में हम हैं जी। और जो आजकल के हालात है, हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि कानून को जानना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है ना। वो कुछ भी रहे, हम्म। कोई भी ऐसे इंसिडेंट रहे, खुद ही को जो एक एज अ लीडर जा रहा है या एज अ सोशल वर्कर जा रहा है उसको ही इसकी जानकारी नहीं रही, वो क्यों जा रहा है और इस पर क्या हो सकता है, तो उसके है ड्रॉबैक्स ना, की पता होगी तो वो ड्रॉबैक्स एक्शन है। ही नहीं ले हाँ, पाएगा। तो हमको और मुझे चैलेंजेस पसंद है शुरू से। और मेरे पापा भी ऐसा एज अ चीफ फायर ऑफिसर रिटायर्ड यस हुए। यस। वो खुद आई थिंक 55 या 60 ईयर के थे जब उन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट की। तो तो ये फील्ड आपका स्विच करने का मतलब एक रहता है ना कि बाप एक्टर है तो एक्टर ही बनेगा, नहीं बाप नहीं, डॉक्टर है ऐसा तो कुछ डॉक्टर ही नहीं है। बनेगा, एक ऐसे। एक टाइम ऐसा आया था 2011 में जब मेरे पापा चीफ फायर ऑफिसर थे। जी। 2010 में मेरा ग्रेजुएशन चालू था। ग्रेजुएशन कर कर मैं जाने एज अ सब फायर ऑफिसर के एग्ज़ाम भी देता तो मैं वहाँ भी लग सकता था, लेकिन मेरे पापा ने ना मुझे जोर किया उस चीज़ पे कि जो जो तेरी इच्छा है वो कर। तो मेरी इच्छा थी बिजनेस करने की वो टाइम पे, तो मैंने एमबीए किया बीबीए के बाद। नहीं तो मैं वो फील्ड भी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था। एक घेरे में, एक दायरे में बनना मुझे आता ही नहीं है।
और मेरा ऐसा है कि फ्लो करो। अभी भी मैं प्रभाग 8 का कॉर्पोरेटर हूँ, लेकिन वो प्रभाग 19 रहे काम आप हर या जगह ताजबाग करते हो रहे या यस। कामठी रहे या जाफर नगर रहे, कोई भी जगह रहे, यशोधरा नगर रहे, कोई भी जगह रहे, जहाँ से आप मुझे करते कॉल हो। आता है और ऐसा लगता है मुझे नहीं ये जेन्युइन चीज़ है, इसमें मैं कुछ करूँ तो कुछ हो पाएगा, तो वो जो चीज़ में मैं जाता हूँ। भाई अभी बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस चल रहे हैं, नशे चल रहे हैं। तो अभी आपका क्या है, किसकी तरफ रुझान है, या गवर्नमेंट क्या कर रही है? एडिक्शन का तो आपने बहुत सही क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बहुत से जो यंगस्टर है वो ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं, वो कोई भी ड्रग्स रहे, बहुत सी लड़कियां भी इसमें ऑब्वियसली है ना हो रही है ड्रग एडिक्शन वो में। जितना पढ़ा लिखा है वो उतना इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस पे मेरी राय है और जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, और मैंने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि एजुकेशन को कैसे अवेयर करें, है ना। एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, करियर गाइडेंस की, स्किल डेवलपमेंट की, यूपीएससी एमपीएससी क्लासेस, इवन लॉ एकेडमी, या उसकी रुझान एमबीबीएस या कोई डॉक्टर फील्ड में क्यों ना हो, उसको हम कैसा उसकी हेल्प कर सकते हैं, उस पर वर्क चल रहा है। और ड्रग एडिक्शन दुनियाई पढ़ाई के साथ दीनी नॉलेज कैसा बढ़े, है ना। जैसे मेरी कम्युनिटी की, हमारी कौम की बात कर रहा हूँ मैं, तो दीनी नॉलेज उसमें लैक ऑफ दीनी नॉलेज है ना। तो उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, और वो कोई भी धर्म का रहे, किसी का भी बच्चा ड्रग, है ना, कोई भी किसी का भी बच्चा नशे में रहे, ये कोई धर्म इजाजत नहीं देता। उसके लिए हम लोग एनजीओ से जुड़कर क्या कर सकते हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि एक बंदा अगर बच्चा खराब निकलता है तो उसका पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है। एक्चुअली वही। और अभी हम क्या मतलब इसके ऊपर कर सकते हैं, और आपके साइड से, या आप वो कुछ कोशिश कर रहे हो इस देखिए, चीज को लेकर? हमारे जो नागपुर के सीपी जी है डॉक्टर रविंद्र सिंगल सर, और जी जी हमारे जोन के जो हमारे डीसीपी है राहुल मदने सर, इनसे कई बार हमारी मीटिंग हुई ये चीज़ों को लेकर। वो खुद एक कैंप चला रहे हैं ड्रग के लिए, और हम लोग खुद ऐसे कई एनजीओज है जो इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड उनके पेरेंट्स को भी एक गाइडेंस देने की ज़रूरत है, यस। क्योंकि हमारा माशरा ऐसा हो गया है कि उसमें बाप और माँ दोनों को काम करना पड़ता है, तब रोजी चल रही है ना। तो बच्चियाँ तो पढ़ाई में जा रही है, लेकिन जब माँ बाप ही घर से चले जा रहे तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। हाँ, तो इसीलिए हमको दुनियावी नॉलेज के साथ दीनी नॉलेज की भी ज़रूरत है। इवन वो कोई भी कम्युनिटी से आता है, उसकी कम्युनिटी का धर्म में क्या उसे सिखाने की ज़रूरत है, इस पे भी हमें गौर डालना चाहिए। और मेरा तो ऐसा है कि भाई वो कोई भी कम्युनिटी से आए, है ना, एक पहले इंसानियत। एक माँ बर्तन धोकर, कपड़े धोकर अपने बच्चे को पाल रही है, अपना सब कुछ देकर, तो वो बच्चे ने उस पे कैसा उसका वो होना चाहिए, खरा उतरना चाहिए, है उसकी ना, वैल्यू उस पे, करना चाहिए। हाँ, उस पे ज़्यादा। आज मेरा जो एरिया है ना प्रभाग 8, इसमें बहुत स्लम है। वो स्लम आप मोमिनपुरा डोबी का ले लो, या वो स्लम आप हमारा बानखेड़ा का ले लो, गोलीबार चौक के पीछे के पट्टे का ले लो, तो वहाँ जवान जवान लड़के मुफ्तेला ये सब चीज़ों में। उस पे हमारा ये रहेगा कि एनएमसी की क्यों क्या योजनाएं आती है युवाओं को लेकर, उस पे ध्यान देंगे। वो एम्प्लॉयमेंट की रहे, क्योंकि बहुत से युवाएं रोजगार नहीं मिलती है तो वो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं, चले जाते हैं। है ना। और बहुत सी जो लड़के लड़कियां आजकल लव एंगल में फंसकर भी ये चीज़ों में जा रहे हैं। तो उस पे तो सबसे पहले तो पहली पकड़ पेरेंट्स की रहना चाहिए। दूसरी, हम लोग एज अ सोशल वर्कर, एज अ पॉलिटिशियन अपने एरिया, अपने एतराफ के एरिया को कैसा बचा सकते हैं, पुलिस के सपोर्ट से और भी सपोर्ट से, तो उस पर भी हमारा कंटिन्यू काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वसीम लाला पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? एज अ सोशल वर्कर मैं काम करता, सोशल एक्टिविस्ट, विदाउट बेनिफिट या विदाउट प्रॉफिट? मुझे पता है कि आज तक पॉलिटिक्स से मैंने 4 आना भी नहीं कमाया आज तक। मैंने 9 साल से मैं एक्टिव पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मैंने 1 रुपये नहीं कमाया। इवन मैं जो कर सकता हूँ अच्छा, वो करता हूँ मैं। आज का टाइम ऐसा है कि आप तो डॉक्टर हो, आपको पता है कि कैंसर की बीमारी इतनी फैली हुई है, और वो बहुत, उसका इलाज भी महंगा है।
और ऐसे कई मेरे दोस्त बोलो, जान पहचान वाले डॉक्टर्स बोलो, जो इस पे हेल्प करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उनको मैं भेजता हूँ। जो अच्छे लोग हैं, जो हमारे बिजनेसमैन है, मेरे जान पहचान के कोई भी कम्युनिटी के रहे, वो मुस्लिम रहे, हिंदूज रहे, जो मेरे दोस्त भाई है वो हेल्प करते हैं, तो उनसे हेल्प लेता हूँ। इस पे मैं कैसा वर्क कर सकूँ। देखो, मुझे अब एक पावर अल्लाह ने दिया है। कांग्रेस कमेटी से मुझे टिकट मिली, मैं प्रभाग 8 से कॉरपोरेटर बना। हाँ, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इसका भी मुझे क्वेश्चंस होगा, बिल्कुल है ना, एट द एंड आखिरत में, कि तुझे ये बनाया गया था तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तूने क्या किया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है पॉलिटिशियन ये सोच सकता है, क्योंकि मैंने जहां तक पॉलिटिशियन उसको देखा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, तो कहीं ना कहीं वो पहले तो धोखेबाजी और देखिए, नहीं वो तो चीज़ें क्या है, मैं जो इस्लाम से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इस्लाम क्या सिखा रहा है, वो है ना, सिरातुन नबी मुझे क्या सिखा रही है, हुजूर के मुझे सुन्नतें क्या सिखा रही है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाद में मुझे पॉलिटिक्स मिली। और देखिए, पहले तो धर्म, ठीक है, ठीक है, धर्म उतना ही अपने को अपने कंट्री से, है ना, कंट्री को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट हमारे यहाँ के कम्युनिटी के बच्चे कैसे आगे जाकर कंट्री का नाम ऊंचा कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। और यानी लोगों ने एक ऐसा बनाया है रुझान मेरे प्रभाग को लेकर कि ये डेंजर इलाका है, मोमिनपुरा, गोलीबार चौक, कड़वी चौक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हायर एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ कई डॉक्टर्स हैं, यहाँ कई इंजीनियर्स हैं, जो इटली, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वहां से हेल्प कर रहे हैं। कई लोग हैं जो हिडन जेम्स है, यहाँ पे हिडन जेम्स बोल रहा हूँ मैं, जो काम कर रहे। जाने मुझे भी कुछ पता नहीं था, कि मैं तो अकेला ही निकला था, टिकट लेकर आया, लेकिन मुझे ऐसा एक हेल्प मिली, लोगों ने इतना सपोर्ट किया, वो जो भी चीज अल्लाह ने उनके सामने लाया मेरी, उसको देखकर। तो ऐसे कई लोग हैं और ऐसा कई वर्क चल रहा है। अभी मेरे प्रभाग पे ज्यादा ध्यान है, लेकिन एतराफ पे भी मेरा ध्यान है। नहीं ऑब्वियसली है वो ना, तो हम दिखता है। एतराफ में इसलिए ध्यान है क्योंकि भाई वो भी इंसान है, जहाँ भी कुछ हो रहा है। अभी एक हाल फिलहाल में एक बच्चे का इंसिडेंट हुआ, 3.5 साल के बच्चे, नाले में जो, हाँ, तो मैंने वहाँ के जो कॉरपोरेटर है हमारे, जो चुनकर आए हुए MIM से, उनसे भी कांटेक्ट किया मैंने, वो भी मेरे दोस्त है। वो जाने कोइंसिडेंटली वो बाहर थे नागपुर के, तो मैं वहां पे गया, उन लोगों से मिला, मैंने मेयर को डेपुटेशन दिया। अब तो उसका डेथ हो गई है, लेकिन डेथ का रीजन क्या है वो नहीं पकड़ पा रहा है कोई, और उसमें जो अधिकारी थे उनका क्या फॉल्ट है, उन पे एक्शन लो। और सबसे तीसरा तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको कंपनसेशन दो। उसकी फैमिली बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन से आती है, बहुत गरीब लोग है ना। मेयर मैडम से मैंने खुद पर्सनली बोला, मैडम कॉर्पोरेशन तो उसकी हेल्प करेंगी, आप भी मेयर फंड रिलीज कर उसकी हेल्प करिए। तो ये सब चीज पे जिस पे अपन वर्क कर सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। वसीम भाई, आप काफी विवादों में हमें नजर आए कुछ दिन पहले, कुछ बच्चों को लेके क्या चल रहा था, वो क्या मैटर है पूरा? नहीं, एक्चुअली कुछ दिन पहले आर्मी से कुछ बच्चे अपने गांव जा रहे थे, शायद बिहार जा रहे थे, वो मदरसे के बच्चे थे, माइनर बच्चे थे, तो उन्हें रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू कर दिया था। तो मुझे पता चला, वहाँ से किसी का कॉल आया, तो मैं वहाँ जाकर मिला रेलवे स्टेशन पे। तो उन लोगों ने मुझे, कोई उनकी अथॉरिटी थी, उसका नाम बताया, मुश्ताक पठान का। तो मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करा, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। वो चाइल्ड लाइन केयर के ऑफिसर है, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। तो वही मसले को मैंने फिर वीडियो बनाया। फिर 2 दिन बाद मैं वो बच्चों को मिलने गया संडे को, चाइल्ड केयर का सेंटर है जो, वहाँ पे उनको रखे थे। तो संडे होने की वजह से मुझे मिलने नहीं दे रहे थे, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, अच्छे से बात कर मुझे बोल देते तो मैं मान जाता। मुझे बस वो लड़कों को देखना था, खाना खा रहे थे कैसे है। हाँ, तो उनका जो केयर टेकर था वो बहुत ड्रंक था, उसने मुझे बहुत बदतमीजी से बात करा मेरे से। इवन मेरे साथ वाले ने बोला कि भाई ये कॉर्पोरेटर है और ये सिर्फ जानना चाहते हो बच्चे कैसे है, बोले नहीं मिलने देते ये। तो मैंने बोला आप दारू पी कर हो क्या? बोले हाँ दारू पी कर।
उनकी एक मैम आई जो जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेन डाली, वो आई, उसने एक्सेप्ट करी, सॉरी सर वो जो भी होगा, लेकिन उसमें भी उसने बदतमीजी नहीं छोड़ा। अच्छा, ये उसमें भी वो बोल रहा है संडे का दिन है, मैं दारू नहीं पीऊंगा क्या। तो मेरा यही कंसल्ट था कि मैं कपिल नगर थाना गया, जहाँ जो बच्चों को आपको इतनी केयर आ रही थी, आपने रेस्क्यू कर लिया, रेलवे स्टेशन से इतनी फिक्र थी आपको और कि कहाँ जा रहे हैं, हाँ। और वो बच्चों को ऐसे सेंटर पे डाला जहाँ केयर टेकर दारू पीकर है, वो क्या केयर करेगा, वो क्या केयर करेंगे। तो मैंने कंप्लेन किया, तो मेरी एनसी रिपोर्ट हुई 1 तारीख की, 1 तारीख की मेरी एनसी रिपोर्ट है। तो मुझे वहां से पुलिस स्टेशन से मैंने बोला इसको डिटेन करिए और इसका मेडिकल करिए। तो मुझे वहां बोला गया कि आपको अथॉरिटी का परमिशन लगेगा हमको उसको डिटेन करने का। फिर मैं वहां गया, उनकी अथॉरिटी से बात करा, ये मुश्ताक पठान साहब से बात करा, फिर उनके एक ऊपर वाले सुपरिटेंडेंट थे उनसे बात किया, उनने बनाने लगाए, मुझे लेटर बनाकर दिए, वो लेटर मैंने पहुंचाने लगाया, पुलिस वालों को बोला कि मिल गया है, आप इसको डिटेन करिए। 1 तारीख थी, मैं निकल गया वहां से, काफी 5 घंटा ये सब चला। फिर 3 तारीख को सुबह मैं देख रहा हूँ कि फ्रंट पेज पे मेरे पे केस लग गया। तो मैंने जाना केस का लगा, तो केस ये लगा कि आपने बच्चों का वीडियो बनाकर वायरल किया। तो मैं वही दिन पीआई से मिलने गया वहां के, मैंने वीडियो बताया, वीडियो देखी है, मैंने बोला ये वीडियो मैंने इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये ड्रंक कर है, उसका वीडियो नहीं लूंगा मैं, है ना, इसकी मैंने कंप्लेन किया, इस पे आपने क्या किया, उस पे एक्शन लेना चाहिए, हाँ, आपने डिटेन किया था क्या। तो बोले नहीं पता। चलो मैंने बोला आपको मेरे खिलाफ वहां से लेटर आया, आप बोल रहे हो, तो आपने मुझे कॉल भी नहीं किया, मैं कॉर्पोरेटर हूँ, है ना, तो आपका इतना तो बनता था कि एक कॉल कर कर पूछे कि क्या मैटर है, आप आओ यहाँ पे मैटर देखो। आपने डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर दिया। तो बोले मेरे पास नंबर नहीं था, मेरे बोला थाने में मेरा नंबर था। फिर पता चला कि वो ऑफ पे थे, मैं छुट्टी पे था। बोले सर, बोले पीआई सर, बोला सर आपकी छुट्टी से मेरे पे तो एफआईआर दर्ज हो गई, और मतलब उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, बोला आप मेडिकल कर लेते, मतलब 48 घंटे बाद कौन सी मेडिकल। तो वो ये ऐसा था। और खैर अच्छे काम के लिए झूठी एफआईआर दर्ज हुई मेरे पे, मुझे उसका कोई मलाल नहीं है, वो मैं कोर्ट में। तो वो क्या एंगल क्या देख रहे थे बच्चे में, आतंकवादी वाला या कुछ और देख नहीं, वो एक्चुअली रहता है लॉ में, रहता है कि वो उसमें चाइल्ड माइनर रहा ना, उसको अपने पेरेंट्स से एक पेरेंट्स होना ओके साथ में, वो आता है लॉ में। लेकिन हम ये बात करने गए थे मदरसे के बच्चे, हाँ, मदरसे के बच्चे, उनके हाफिज साथ में, अर्नी का कॉर्पोरेटर का लेटर साथ में, वहां से भी कंसल्ट हो रहा है। लेकिन उसमें ऐसा रहता है, ये रेस्क्यू करते हैं, फिर वो बच्चे के माँ बाप को बुलाते हैं, वो बच्चे के माँ बाप ऐसे भी है जिनके पास खाने पे दिहाड़ी पे काम करने वाले, वो वहां से आते, फिर उनको वो हैंड ओवर करते हैं। एक्चुअली वो माइनर बच्चे थे, उन्हें एक लॉ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का आता है, तो वही सोचकर उन लोगों ने उन्हें रेस्क्यू किया था। तो हमारा कंसल्ट यही था कि हमें रीजन जानना था क्यों रेस्क्यू किया, है ना। और मुझे लगता है उन्हें भी पता है मदरसे में बच्चे क्या करते हैं, वो भी वही बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वो कर सकते थे, शायद ऊपर का प्रेशर रहता हो कि करना जो भी है वो कर सकते थे, लेकिन उन्हें ज्यादा लॉ समझता है और उनके पास ज्यादा अप्रोच है, शायद इसलिए उनने मुझ पे भी एफआईआर दर्ज करवाई। वसीम भाई, आप जब आपके इलेक्शन में खड़े थे जिस वार्ड से, आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे थे और ऐसे दिग्गज लोग थे जिनके फादर एमएलए रह चुके या एमएलए है एट प्रेजेंट, और भी कई 14-15 लोग हमने मोटा मोटा पता किया है। तो भी आप खड़े रहे या अपने स्टैंड लेते रहे? मतलब मैंने एनालाइज किया इलेक्शंस में, जो आप वर्क कर रहे हो आपको भी नहीं पता कि वो आपके काम कब लोगों के दिलों को छू रहा है, कब वो काम आपका कब आ जाए और किसकी दुआ लग जाए। मेरे साथ वही हुआ, मिरेकल हुआ है। यानी बहुत टफ था जब स्टार्ट किया। 14 कॉम्पिटिटर थे जिसमें से कई दिग्गज थे, और अब क्या ही नाम लेना, सभी अपने ही लोग हैं। उनके भी काम मेरे को करना है, एक फोन आया दो। लेकिन वो बड़ा वो लग रहा था, जाने जो चारों कैटेगरी थी उसमें सबसे ज्यादा मेरा ओपन का सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा था कि बहुत टफ है। लेकिन ये मामला रहा कि मैंने 10-10,500 की लीड लिया, 20,000 अबव वोट्स लिया,
तो ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्रभाग 8 के सभी लोगों का, और उनसे मैं वादा करता हूँ और वादा किया था जो जो उस पर खरा उतरूंगा इंशाल्लाह। आप तो खरे पहले ही उतर चुके, अब तो मतलब बोलने का भी मतलब नहीं नहीं है, नहीं, आपको अभी जानते ही है। अभी भाई अक्सर मैंने ये देखा है, जीतने के बाद या चुन के आने के बाद में 2 3 6 महीने सेलिब्रेशन में ही निकलते हैं हर पॉलिटिशियन के। आप डे फर्स्ट से ही मतलब लगे हो आपके काम में, आपके डेडिकेशन में, तो क्या एक्चुअली मेरा ये है कि जो मैंने वादे किया था और जो एक्चुअली वादे नीड है, मतलब कैसे वादे इन द सेंस जो हम लोग भाषण में बोलते थे ये करेंगे वो पानी करेंगे, है देंगे, ना। ये करेंगे। हाँ, लेकिन वहाँ पे नीड है एक्चुअली, जो नीड है, बेसिक नीड है, जैसे लेडीज टॉयलेट नीड थी वहाँ की। बहुत बड़ा मार्केट है मोमिनपुरा, और अभी रमजान आने वाला है, और रमजान में कई लेडीज आती है मार्केट में, और यूरिनरी कहीं भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेडीज के लिए। तो हम लोगों ने उसका काम शुरू कर इसके दिया। बारे में सोचा नहीं मैंने, तो आज तक के दिमाग में किसी ने बात नहीं, किया ये जो आया। नीड था वहाँ का, और वो इंशाल्लाह 10वें 12वें रोजे को कंप्लीट हो जाएगा काम हुआ, है ना। और फिर वहाँ पे जो रोड खुदे हुए थे, जो अपना मोमिनपुरे का गेट स्टार्ट होता है, पूरे वहां से लेकर बब्बू होटल चौक तक पूरे रोड खुदे हुए थे। तो वहाँ डामरीकरण करवाना, सफाई करवाना जरूरी था, तो हमने सफाई भी करवा दी, और दूसरे या तीसरे रोजे को डामरीकरण भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब रमजान का मजा मिल हाँ, सकता है आपको। फिर एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी थी, मोती बाग का जो अंडरग्राउंड ब्रिज है, वहां का नाला फूट गया था। और नाला 13 साल 14 साल बाद ऐसा फूटा कि ओवरफ्लो ही हो रहा था। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था। उसका काम भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा किया है कि अब वहां से शिकायत नहीं आएंगी इंशाल्लाह। फिर आगे तो अल्लाह है। और जो भी बेसिक चीजें, जैसे मैंने कुछ यूपीएससी एमपीएससी क्लासेस की बात किया था, तो जिसके साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ उनसे मेरी बात हो गई है। कुछ एनएमसी की जो स्कूल्स हम लोग रीओपन करना चाहते हैं, वो बातें हमारी हो रही है। सब कंस्ट्रक्टिव तरीके से चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे होगा, पेशेंस लगना पड़ेगा। लेकिन काम इतना है मेरे प्रभाग में, बहुत काम है। चाहे वो फिर मोमिनपुरा क्षेत्र रहे, डोभी रहे, वो मेयो हॉस्पिटल के सामने का एरिया रहे, कि वो गोलीबार चौक रहे, टिमकी रहे, भानखेड़ा रहे, हंसापुरी रहे, और जितना भी अंदर आता है तकिया, सब बहुत एरिया आते हैं, तो वो सब एरियो पे काम चालू है। भाई एक चिंता का विषय बन चुका है, काफ़ी हमारे जानने वाले लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नर्वस है, निराश है कि उनके पास में उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हम डोबी को लेते हैं, तो क्या गवर्नमेंट चाहती है उनसे, या अगर उनको हटाती है तो कुछ और सब्सिट्यूट है उसके लिए? एक्चुअली ये हमारा जो लड़ाई है ये बहुत दिन से चल रही है। तो ये ऐसा है, साउथ ईस्ट रेलवे जो है उन्होंने नोटिस दिया है उन लोगों को कि ये अतिक्रमण पे आप बैठे हो, रेलवे की जगह पे बैठे हो, लेकिन वो एक्चुअल में रेलवे की जगह नहीं है, वो सलम नोटिफाइड जगह है ना। इसके पहले हमने वो हमारे जो आमदार विकास भाऊ ठाकरे है उनके पास जाकर हम लोगों ने सभी ने मिलकर, उसमें और भी पार्टी के लोग थे मेरे साथ, उन लोग ने भी ज्वाइन होकर बस्ती के लोगों के साथ हमने प्रोटेस्ट किया, बहुत भागदौड़ की, डीसीपी सर की भी काफी मदद मिली, तो वो कार्रवाई रुक गई थी। फिर अभी कुछ दिन पहले लोकमत, दैनिक भास्कर, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ये आउट हुआ कि आप लोग ये खाली करवाइए, इतवारी से मोतीबाग के बीच में जो भी झोपड़पट्टी आ रही है इसको खाली करवाइए, बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। तो उसको मैंने तत्काल में वही सब लोगों के साथ गया, फिर मेरे नेता विकास ठाकरे जी से मिला, फिर वहाँ से मैं स्लम के जो उपायुक्त है उनसे मिला, उन्हें बताया कि ये जो 150 घर को जो नोटिस मिला है ये स्लम नोटिफाइड है, ये इनको पट्टे तो मिलने ये पॉलिटिकल एंगल है या इसके पीछे किसी बड़े नहीं, साउथ ईस्ट उद्योगपति का हाथ रेलवे है? का स्वार्थ है इसमें, उनको ओके। कुछ बनाना है ना। लेकिन चलो ठीक है, एक तो हमारा स्लम नोटिफाइड है, अगर आप हमको वहां पे पट्टे नहीं दे रहे हो तो हमको रिहेबिलिटेशन देना करना चाहिए। एट द एंड ऐसी जगह दो, क्योंकि ये वो ऐसी जगह है, वहां से रेलवे स्टेशन करीब है, वहां से मेयो हॉस्पिटल करीब है, ईच एंड एवरीथिंग जरूरत की चीजें वहां मिलती है। तो ऐसी जगह में रिहेबिलिट करिए उन लोगों को कि उनको सब सुविधाएं मिले। ये हमारी लड़ाई है और हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक इंशाल्लाह। अगर वसीम लाला कांग्रेस से नहीं होते तो क्या किसी और पार्टी से होने के बाद में भी सेम उनका स्टैंड होता, सेम इंस्पिरेशन होता? नहीं, मेरे को तो पहले वर्क करना है ना, सोशल। पार्टी आपके लिए मायने नहीं रखती? पार्टी मायने रखती है, पार्टी ने तो मुझे सब नहीं, अभी आपको सिलेक्ट कर ली इन केस, पहले की बात अगर हम देखिए, मैं एज अ इंसान
सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट जिंदगी भर रहूंगा। और मेरी दुआएं रहती है अल्लाह मुझसे काम ले, उसके लिए मुझे ताकत दे। और मेरे वो पार्टी तो एक हमको वो मिला है बहुत अच्छी, कि एक पार्टी के अंडर हम एक और अच्छी ताकत बनकर आवाजों को उठा सकते हैं। तो पार्टी का भी रोल बहुत बड़ा है। तो पार्टी के अंडर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं उस पर कोई आड़ नहीं आ सकता। तो वसीम भाई, आपका जो लुक लाइक वाला पार्ट है या आपका जो अपेयरेंस है काफी मिलता जुलता है राहुल गांधी से। तो कॉपी करते हो या आपके रोल मॉडल है या अच्छा लगता है? नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि मैं तो पोलो टी शर्ट्स कॉलेज टाइम से पहनता हूँ। और हमारे टाइम पे क्योंकि बियर्ड भी मुझे वैसे ही दिख रही है, स्मार्ट भी आप वैसे ही हो लुक वाइज। बियर्ड तो सुन्नत है, वो मैंने लगाया अच्छा। हूँ, इसलिए रखा हूँ। और अगर से वो ऐसे काफी लोग बोलना शुरू किए मेरे को कि राहुल राहुल जी की कॉपी कर रहे हो आप, तो अपने लीडर की कॉपी करना कुछ गलत भी गलत नहीं है, बात नहीं है। कुछ गलत नहीं है। और वो एक और ऐसे लीडर भी अच्छा हो तो करने को वो एक ये ऐसे कर सकते। लीडर है, स्मार्ट, हर चीज में स्मार्ट है। वो उनका विजन है इंडिया को लेकर, यूथ को लेकर, तो उनके विजन को कॉपी करे तो कुछ गलत। नाइस। तो भाई, ये आपकी ये बीएड की वजह से वो कभी हिंदू मुसलमान वाला एंगल आया है या कभी लोगों ने हेट करने की कोशिश ऐसे? नहीं, देखिए जितने मेरे दोस्त मुस्लिम हैं हम्म। उतने ही परसेंटेज में हिंदूज भी है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ सब बहुत अच्छा। मेरा कैरेक्टर, हम लोगों को कैरेक्टर शो करना है ना। और जो खराब लोग हैं वो तो वैसे वो ही तो खराब हर है। समाज में है। उसको दाढ़ी से प्रॉब्लम होगा, टोपी से प्रॉब्लम होगा, कल को दाढ़ी कटाऊंगा तो कलर से भी प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। हाँ। तो मेरी तो दाढ़ी के आड़ में कोई आ नहीं सकता भाई। ये तो मेरी कब्र का सौदा है, ये कब्र तक रहेंगे इंशाल्लाह। वसीम भाई, किसी भी इंसान के लिए, स्पेशली मर्द के लिए, उसको अगर कोई तूर तड़ाक से या अरे कारे से बोल दे तो उसकी ईगो पे आ जाती है और वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है या बर्दाश्त नहीं होता। आपको अक्सर हमने देखा है कि आप डंडे भी खा रहे हो पुलिस के, आपको वेंस में भर के ले जा रहा है ऐसे तरीके जैसे आपने बहुत बड़ा जुर्म किया हो, और फिर भी आप स्टिल डटे हो। एक्चुअली देखिए, जुल्म के खिलाफ ये हक की जंग है। तो हमारा मोटिव वही है कि हक के आड़ में जो आएगा तो हम आंदोलन रोडों पे करेंगे, पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे। और पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही है। पुलिस का काम है कंट्रोल करना। हम कंट्रोल में हमको पकड़कर डग्गे में फेंकती है, कई बार लाठी चार्ज करना पड़ता है, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कभी घर पे पापा मम्मी कुछ ऐसे कि भाई क्या ये घर पे तो बहुत प्रॉब्लम है। घर पे तो इवन अभी भी मेरे स्टेटस से मेरे पापा ब्लॉक है 8 साल पहले से, क्योंकि वो एक ऐसे, वो एक ऑफिसर है, उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज उनको भी इज्जत तो बात आती है। उनको आज उनको भी कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता होगा कि इसने स्ट्रगल किया तो उसको मौका मिला और वो जीता। लेकिन आज भी मेरे पापा मेरे को हर चीज के लिए गाइड करते हैं। और कुछ ऐसी बड़ी चीजें रहती है जो मैं उनसे पूछता हूँ और उसका मुझे वो बताते हैं, प्रॉपर गाइड करते हैं क्या करना चाहिए। हर इंसान का कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होता है जहाँ से वो कुछ सीखता है या उस जैसा बनने की कोशिश करता है। तो आपके लाइफ के आपके रोल मॉडल कौन है या आप किसको फॉलो करते हो? तो फॉलो हमारे प्रॉफिट प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को करते हैं, और वही हमारे रोल मॉडल है। उन्हीं के तरीके से हमको चलना है, उनने इंसानियत सिखाई है। फिर जो हमारे दुनियावी रोल मॉडल तो बहुत सारे हैं, इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है हार्ड वर्किंग करने की। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी हो गए, वैसे हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माइनॉरिटी के लिए, हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी, हमारे नागपुर के नेता विकास ठाकरे जी, वजाद मिर्जा जी, जो मेहनत कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए रहे मेहनत, वो मेहनत इंसानियत के लिए रहे, डेवलपमेंट के लिए रहे, वो चाहे बीजेपी का क्यों ना हो, है ना। उसको मैं हिडन तो रोल मॉडल मार सकता हूँ। जो अच्छा काम कर रहा है उसके अच्छे काम को तो मैं अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छे काम को अच्छा हमारे लिए मैटर नहीं करता क्या तरफ कोई मैटर नहीं करता। और उसका बुरा काम के अगेंस्ट भी मैं खड़ा रहूंगा। ऐसे तो कई रोल मॉडल है, लेकिन हमारे रोल मॉडल पैदा होते से एक ही है, हमारे प्रॉफिट है प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वही आखिर तक रहेंगे इंशाल्लाह। भाई, आप हमारे लिए जो अपने कीमती समय निकाला और आपका जो बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार है हमारी नागपुर की ऑडियंस की तरफ से भी, और जो देख रहे हैं जो आपको फॉलो करते हैं आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। और इसी तरीके से हम जो मेडिकल कैंप करते हैं एक इंसानियत के लिए, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम मेडिसिन या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, तो इसमें आपका क्या कॉपरेशन रहेगा हमको, या आप हमारे साथ में किस तरीके से खड़े हो? नहीं, इंशाल्लाह मैं जो हेल्प कर सकता हूँ आपकी,
आपको अगर मेरे एरिया में कैंप लगाना है तो मैं पूरा अरेंजमेंट कर कर दे सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। बहुत नीड है मेरे बिल्कुल। एरिया में। और रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। फिर वो गवर्नमेंट के कुछ लोग रहे या आप लोग रहे, जो भी अरेंजमेंट की जो भी चीज़ लगती है आपकी और जो भी नीड होंगी, जैसे मैंने पहले भी कई मेडिकल कैंप करवाए हो कॉरपोरेशन के, उसमें लंच अरेंज करना पड़ता है क्योंकि मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं, तो हम लोग पूरा प्रोवाइड करेंगे। पहले भी करते थे और अभी और अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। और आप जैसे लोगों की वजह से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, इसलिए हम इस टाइप के प्लेटफॉर्म को हमने नहीं, स्टार्ट किया, रेडी किया। आप जैसे फील्ड से आने वाले लोग समाज के बारे में सोच रहे, ये बहुत हमको इंस्पायर करता है। और मैं एक बात बता दूं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से, कि कई लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि तू ये पॉडकास्ट करके क्या कर लेगा, किसको बुला लेगा, इससे क्या हो जाएगा, लोगों को ये सब चीजें नहीं समझ आती है, लोगों को चाहिए वो शॉर्ट रील, डांस, नाच। तो मेरा एक ही आंसर था कि अच्छे को अच्छा जानने वाला भी है, भले क्वांटिटी कम है, लेकिन वो जो अच्छे को अप्रिशिएट करते हैं, बस मैं अगर कई लोगों को इंस्पायर करूं या मेरे से फायदा हो, मेरे लिए वही आज काफी का है। दौर जो है वो 5G का दौर है ना। हम लोग 2G में मजा नहीं आ रहे ब्लूटूथ के दौर में, तो हमें मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। है ना। जैसे मैं लॉ की पढ़ाई भी करता हूँ, मैं सोशल वर्क में बिजनेस भी करता हूँ, मेरा धंधा भी है ट्रेडिंग का, तो सब चीज़ों में, पॉलिटिक्स में भी हूँ और मैं सोशल वर्क को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महत्व उसको देता हूँ। उसके लिए मुझे बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा, फैमिलीज को इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन ठीक है, सब अल्लाह करवा रहा है, कर रहे हैं। नहीं, उसका फल भी आपको मिलेगा। सिर्फ हमारे व्यूवर्स से आप जाते रहते ये बता दीजिए कि जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी लग रही है, शायद आप जिम तो करते ही हो। जिम मेरा तो आपका रूटीन कैसा है? जिम मेरा अभी 3 महीने से, हाँ 3 महीने से बंद है, लेकिन रमजान में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और रमजान में मेरा जिम का टाइम तरावी के बाद रहता है। माशाल्लाह, लोगों के पास तो एनर्जी नहीं रहती और आप तभी एनर्जी बताओगे। नहीं, मेरा भी, आप आंदोलन देखोगे, एक आंदोलन किए थे हम लोगों ने, या एनक्रोचमेंट हुआ था अवस्थी नगर चौक, ये बताने की बात नहीं। उस दिन भी मैं रोजे से था और फुल जोश में था, तो रोजे में कुछ अपन लेजी नहीं होते। नहीं, कई लोग पड़े हो जाते, बस रोजा रख लिया तो एहसान कर लिया, लाइक वैसे वाला। ठीक है, अब सबके अलग अलग है, अल्लाह ने अपने को ताकत दी है, और दुआ अल्लाह से करो कि और ताकत दे, और जम के काम करेंगे। और आपका लाइफ स्टाइल और खाना पीना सब एक आम इंसान की तरह या कुछ अलग है? नहीं, सब आम है, आम क्या जाम है। चलिए, हमारे व्यूवर्स को आपके 2 शब्द बोल दीजिए। थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट में मुझे डॉक्टर शहजाद ने बुलाया और यहाँ अपने मन की बात रखने का मौका दिया। सभी व्यूअर्स से, जो भी मेरे प्रभाग के रहे या नागपुर के या बाहर के रहे, उनसे मेरा यही निवेदन है कि मैं सबके काम करूँगा, लेकिन आपकी भी कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। कोऑपरेशन ऐसा करिए कि हमारे लिए दुआ करिए। शुक्रिया। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। चलेंगे।